स्वागत है बाबू आप सभी का हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में। और आज 13वां दिन है इकोनॉमिक्स का आंसर राइटिंग करते हुए। और आज हम बाह्य क्षेत्र यानी एक्सटर्नल सेक्टर या फिर फॉरेन सेक्टर कह लीजिए, उससे मेंस आंसर राइटिंग करने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन बीओपी से रिलेटेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। बीओपी क्या है, इसके घटकों का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण करना है बेटा, यानी कि सारे घटक को खोल के रख देना है। अब हम लोग जानते हैं बीओपी। बीओपी क्या है? कोई भी देश जो दूसरे देश से व्यापार करता है तो हर प्रकार से जो लेन देन होती है उन लेन देनों का एक खाता तैयार किया जाता है। वैसे ही जैसे आप अपने गांव की दुकान पे महाजन को यानी सेठ जी को एक खाता तैयार करते हुए देखते हो। वो खाता तैयार करते हैं किससे कितना आया, किसके पास कितना गया, कौन सा सामान आया, कौन सा सामान नहीं है, कौन सा सामान हमने बेचा। हर चीज का एक खाता तैयार होता है। वैसे ही हर देश अपना एक खाता तैयार करता है। एक्चुअल में उसी खाते के बारे में आपको जानकारी है या नहीं है, उसी चीज को जानने के लिए ये प्रश्न दिया गया है। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बीओपी क्या है। तो क्या आपको बीओपी के बारे में पता है या नहीं पता है? सबसे पहला तो सवाल यही आ जाता है। अगर नहीं पता है तो आप इसका आंसर ही नहीं दे पाएंगे। और पता है तो चलिए इसका आंसर देने का हम लोग प्रयास करते हैं और इसके घटकों का विश्लेषण करेंगे। इसके एक एक घटक को खोल खोल के देखेंगे। अब जब हम बीओपी के बारे में लिखने चलेंगे तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, भूमिका लिखना है, बीओपी के बारे में लिखना है। एज यूजुअल जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, 2-3 लाइन में हम इसका परिभाषा दे देते हैं छोटे में। बीओपी किसी देश और शेष विश्व के बीच एक निश्चित अवधि में, जनरली ये 1 वर्ष का होता है, लेकिन एक हम यहाँ पे एक निश्चित अवधि शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक निश्चित अवधि में हुए सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा जोखा है। यह देश की बाह्य आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। अब बीओपी के प्रमुख घटक पे आते हैं बेटा। बीओपी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो जब हम लोगों ने फॉरेन सेक्टर पढ़ा था तो वहां पे हमने बीओपी के घटकों को करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आदि में डिफरेंशिएट करके देखा था। उसी चीज को यहाँ पे हम लोगों को मेंशन कर देना है। बीओपी के जब प्रमुख घटकों के बारे में हम देखना शुरू करते हैं तो आपको अपने क्लासरूम का याद आना चाहिए अभी कि जब आप बीओपी के बारे में पढ़ रहे थे तो इसके प्रमुख घटक के बारे में जब आप देख रहे हैं तो आपको एक तो करेंट अकाउंट आपको दिखाई दिया था जब हम लोग पढ़े थे, करेंट अकाउंट। दूसरा आपको कैपिटल अकाउंट दिखाई दिया था। और तीसरा आपको चेंजेस इन फॉरेक्स रिजर्व यानी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट दिखाई दिया था। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट यानी 3 तरह के अकाउंट हम लोगों ने बीओपी में पढ़ा था। अब जब बीओपी के प्रमुख घटक के बारे में हम डिस्कस करने चलेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो आपने फॉरेन सेक्टर पढ़ते वक्त, बीओपी पढ़ते वक्त ये जो 3 अकाउंट के बारे में पढ़ा, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, इन 3 अकाउंट के बारे में यहां पे चर्चा कर देनी है। तो जब आप करेंट अकाउंट के बारे में पढ़े थे तो करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है? करेंट अकाउंट में वस्तुओं का व्यापार आ जाएगा, सर्विसेज आ जाएगा जैसे आईटी सर्विस, टूरिज्म, बैंकिंग आदि। इनकम आ जाएगा यानी कि ब्याज से, लाभांश से या किसी तरह से आपके पास जो इनकम आ रहा है। साथ में जो यूनिलैटरल ट्रांसफर हम लोगों ने पढ़ा था कि एनआरआई लोग क्या करते हैं, एक तरफा हस्तांतरण करते हैं, यानी कोई विदेशों में नौकरी करने गया है, वहां से भारत में पैसा भेज रहा है तो वो भारत में पैसा भेजेगा। तो ये हम लोगों ने करेंट अकाउंट में पढ़ा था। हालांकि करेंट अकाउंट में और भी कई सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें ग्रांट्स वगैरह भी था, उसको भी आप लोग शामिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमने 3-4 पॉइंट ही रखा है ताकि ज्यादा ना हो। बाकी आप अपने हिसाब से 2-3 पॉइंट और ऐड ऑन करना हो तो कर सकते हो। प्रॉपर इसको हमने क्लास में लिखवाया है, समझाया है। दूसरा इसका कंपोनेंट क्या हो जाता है? पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर एफडीआई आ जाएगा,
एफपीआई आ जाएगा, ईसीबी आ जाएगा, ईसीबी हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आ जाएगा, या फिर आप बैंकिंग पूंजी आ जाएगा। यानी जो देश के बाहर से आने वाली पूंजी है वो पूंजी खाते के अंतर्गत आ जाता है। अब तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तीसरा पढ़ा था ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। हमने क्या पढ़ा था? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में क्या क्या था? एक तो हमने पढ़ा था कि जो आईएमएफ से जो पैसा आता है, तो आईएमएफ से जो पैसा आता है, हालांकि भारत ने अभी बहुत दिनों से 1991 के एलपीजी सुधार के बाद से हमने आईएमएफ से पैसा नहीं लिया है, तो उसको शामिल कर लेते हैं। और दूसरा क्या शामिल कर लेते हैं बेटा? चेंजेज इन फॉरेक्स रिजर्व। चेंजेज इन फॉरेक्स रिजर्व यानी जो फॉरेक्स रिजर्व में बदलाव होता है, ध्यान रखिएगा, उसको इसमें लिखते हैं। टोटल फॉरेक्स रिजर्व को नहीं लिखते हैं, जो फॉरेक्स रिजर्व में परिवर्तन है उस परिवर्तन को लिखते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमने ये यहां पे लिख दिया। अब अच्छा, मतलब कि जो व्यापार है वो क्या माना जाएगा? कि जो बीओपी है वो शून्य रहे। बीओपी क्या है? वो शून्य रहे, यानी कि ना हमारा व्यापार घाटा हो ना हमारा व्यापार लाभ हो, तो ज्यादा बेहतर है। जैसे करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व मिला के शून्य आ जाए तो सबसे बेहतर, यानी कि ना हमारा फायदा हुआ ना हमारा घाटा हुआ, हमेशा बीओपी संतुलित रहता है। कुल मिलाकर बीओपी को संतुलित रखना है। तो इस तरह से हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पढ़ा था। अब इसका विश्लेषण कर लेते हैं। करेंट अकाउंट देश की कंपिटिटिवनेस को दर्शाता है। कैपिटल अकाउंट निवेशकों के विश्वास को दिखाता है। लगातार सीएडी होने पर बाहरी ऋण और निर्भरता बढ़ सकती है। सीएडी यानी व्यापार घाटा बेटा। करेंट अकाउंट डिफिसिट, करेंट अकाउंट डिफिसिट का मतलब कि हम विदेशों से ज्यादा खरीद रहे हैं और हमारे यहां से विदेशों में कम बेचा जा रहा है, यानी कि करेंट अकाउंट डिफिसिट है। यानी हमारे पास पैसा जो आ रहा है वो कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम कम बेच रहे हैं, लेकिन हमारे यहां से पैसा ज्यादा जा रहा है विदेशों में। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा विदेशी सामान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हमारा क्या होगा? व्यापार घाटा होगा, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट होगा। तो वही कह रहा है, लगातार सीएडी बाहरी ऋण और निर्भरता बढ़ सकती है। इसलिए बीओपी का संतुलन बनाए रखना आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है, जो अभी हम लोगों ने देखा। अब इसके निष्कर्ष में हम क्या लिख सकते हैं? बीओपी किसी देश की बाहरी आर्थिक स्थिति का दर्पण है। एक संतुलित बीओपी न केवल आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है, बल्कि सतत और समावेशी विकास के लिए आधार प्रदान करता है। तो इस तरह से बेटा हमने बीओपी से रिलेटेड मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया। अब चलिए बेटा आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, मुद्रा अवमूल्यन यानी करेंसी डेप्रिसिएशन के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इसका आप लोग आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी। प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और ये आपको लाभ दे रहा होगा। थैंक यू।